हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीजन लॉजी। आज हम बात करेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। किसी भी देश की कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन की उपज नहीं होती, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का रिजल्ट होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मॉडर्न डेवलप्ड रूप को समझने के लिए उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का प्रॉपर नॉलेज होना आवश्यक है। फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल डेवलप्ड का पीरियड 16 ईस्वी से अंग्रेजों के भारत आगमन के समय से शुरू हो जाता है। On 26 January 1950, the present Constitution of India was brought into force, which announced to world the birth of a new republic. January 26 is celebrated as Republic Day. Since 2015, November 26 has been observed as the Constitution Day of India. हम भारत में अंग्रेजों के आगमन के समय से लेकर आज तक के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ग्रेजुअल डेवलपमेंट को 5 पार्ट्स में डिवाइड करके अध्ययन करेंगे। We can broadly divide the period of follows: 1600 से 1765 the coming of the British, 1765 to 1858 beginning of the British rule, 1858 to 1919 end of company's rule, 1919 1947 introduction of self government, 1947 to 1950 the forming of the new constitution। नंबर 1, अंग्रेजों का भारत आगमन। 1600 टू 1765 द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश। 16 सेंचुरी में इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ का शासन था। उस समय अंग्रेज व्यापारियों ने एक कंपनी स्थापित की जो आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से फेमस हुई। इसकी इस्टेब्लिशमेंट क्वीन एलिजाबेथ के एक चार्टर द्वारा की गई, जिसे चार्टर 1600 कहा गया। इस चार्टर द्वारा कंपनी को ईस्ट कंट्रीज में व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया। कंपनी के प्रबंध की समझ शक्ति गवर्नर तथा 24 मेंबर्स की इस काउंसिल में निहित थी। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को ऐसे नियम, विधियों एवं अध्यादेश को बनाने का अधिकार दिया गया था जिसमें कंपनी प्रशासन एवं प्रबंध को सुचारू रूप से चलाया जा सके तथा उसके कर्मचारियों को अनुशासन में रखा जा सके। ऑल्दो कंपनी की लेजिस्लेटिव शक्तियां अत्यंत सीमित थी, फिर भी इसका बड़ा महत्व था। भारत में कंपनी का सर्वप्रथम व्यापारिक केंद्र सूरत था। सूरत में कारखाना की स्थापना करने की अनुमति उन्हें मुगल बादशाह जहांगीर से प्राप्त हुई थी। चार्टर ऑफ 1726, इस चार्टर द्वारा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर एवं उसके काउंसिल को लॉ बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी। 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर युद्ध के पश्चात अंग्रेज पूरी तरीके से, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, संपूर्ण भारत पर दावा करने लगी, क्योंकि इन्होंने क्या किया, मुगल को हरा दिया था। तो सन 1765 में मुगल बादशाह आलम ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवान बना दिया गया। अब कंपनी अपने व्यापारिक रूप को पूर्णतः त्याग कर एक वास्तविक शासक के रूप में सामने आने लगी। इसके परिणाम स्वरूप इन इलाकों में मालगुजारी, वसूलने तथा दीवानी न्याय प्रशासन का उत्तरदायित्व भी कंपनी पर आ गया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अब कंपनी अपने व्यापारिक रूप को पूर्णतः त्याग कर एक वास्तविक शासक के रूप में सामने आई। बात करेंगे नेक्स्ट, नंबर 2, 1765 टू 1858 बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना। सबसे पहले बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन के लिए गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई। और क्या किया गया, मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंडर में कर दिया गया। ठीक उसके बाद इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया। इस कोर्ट को सिविल, आपराधिक, नौसेना तथा धार्मिक मामलों में अधिकारिता प्राप्त थी तथा इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अपर न्यायाधीश होते थे। इन न्यायाधीशों को वकालत के कार्य का 5 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। बात करेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इस एक्ट के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए पारित किया गया था तथा इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। नेक्स्ट आता आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से पृथक कर दिया तथा इसके ऊपर राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करता था। नेक्स्ट बात करेंगे 1793 का चार्टर था, जो क्या किया था कि कंपनी के व्यापार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया था। फिर नेक्स्ट आता है 1813 का चार्टर। कंपनी ने क्या किया, भारत में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। मतलब अब भारत में ब्रिटिश का कोई भी नागरिक आके व्यापार कर सकता है, केवल कंपनी ही नहीं। बात करेंगे चार्टर ऑफ 1833। इस चार्टर ने बहुत से महत्वपूर्ण परिवर्तन किए।
शासन प्रणाली में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। चार्टर ऑफ 1853, इस चार्टर ने सर्वप्रथम ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की। रिंग नंबर 2, 1859 टू 1919, एंड ऑफ कंपनीज रूल, कंपनी शासन का अंत। 1858 के अधिनियम ने भारत के शासन को कंपनी के हाथों से सम्राट को हस्तांतरित कर दिया। भारत का शासन इंग्लैंड की सामग्री के नाम से किया जाने लगा तथा भारत अब इंग्लैंड में बनाए जाने वाले लॉ से रेगुलेट होने लगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया और समस्त अधिकार भारत के राजस्व की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को सौंप दिए गए, जो एक 15 मेंबर की परिषद थी जिसे भारतीय परिषद कहते थे, की सहायता से भारत का प्रशासन चलाया जाता था। भारतीय परिषद में 8 सदस्य सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते थे और 7 निदेशक बोर्ड द्वारा। इनमें से 9 सदस्य ऐसे होते थे जिनका भारत में रहने का 10 वर्ष का अनुभव हो रहा हो। भारत में स्थित गवर्नर जनरल की परिषद के विधि सदस्य तथा एडवोकेट जनरल की नियुक्ति सम्राट के द्वारा होने लगी। भारत के प्रशासन का ब्रिटिश सम्राट के हाथों में हस्तांतरण का कार्य इंग्लैंड की सामग्री की एक राजकीय घोषणा के द्वारा किया गया। इस घोषणा का भारतीय संवैधानिक विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। 1857 की राज्य क्रांति का मुख्य कारण यह था कि शासित तथा शासक के बीच किसी प्रकार का संबंध नहीं था तथा एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ मेकिंग प्रोसेस में भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त था। जन विद्रोह इसी गलतफहमी का एक कारण था। सब में त्रुटियां की थी। भारतीयों को विधानसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त था। ला गवर्नर जनरल बनाते थे और विधानसभा को भारत के बारे में अधिक जानकारी ना थी। इन सब कमियों को दूर करने के लिए 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। काउंसिल एक्ट 1861 भारतीयों के सहयोग से ला बनाई जाने लगी तथा प्रांतीय विधानसभाओं को विधि बनाने का अधिकार भी दे दिया गया। गवर्नर जनरल को विधानसभा में भारतीयों को नॉमिनेट करने की शक्ति भी प्रदान की गई। सेंट्रल लेजिस्लेटिव केंद्रीय विधानमंडल के मेंबर की संख्या भी बढ़ा दी गई। मिनिमम 6 मेंबर और मैक्सिमम 12 मेंबर्स, इन्हें एडिशनल मेंबर्स कहते थे। गवर्नर जनरल को विधानसभा द्वारा पारित विधियों को वीटो करने का भी शक्ति प्रदान की गई। आइए देखते हैं इसमें क्या त्रुटियां थी। गवर्नर जनरल को असीमित अधिकार दे दिए गए। नंबर 2, परिषद के सदस्यों को कोई विशेष अधिकार नहीं प्राप्त थे, जैसे प्रश्न पूछने का अधिकार। नंबर 3, गैर सरकारी सदस्यों को विधि का कोई ज्ञान न होना। 1885 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय ए.यू. होम। इसी समय इसी वातावरण में 1885 में सर ए.यू. होम द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की गई। भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन ने उक्त परिस्थितियों में सुधार अपरिहार्य समझा। सन 1882 में इन सुधारों का विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई। समिति की रिपोर्ट इंग्लैंड भेजी गई। इस समिति की सिफारिश के आधार पर ब्रिटिश संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया जो 2 वर्ष पश्चात पारित हुआ। यह विधेयक भारतीय परिषद अधिनियम 1892 कहलाया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या बढ़ा दी गई। मिनिमम 10 मेंबर्स, मैक्सिमम 16 मेंबर्स। इन्हें अतिरिक्त सदस्य एडिशनल मेंबर्स कहते थे। इन्हें गवर्नर जनरल नॉमिनेट करते थे। भारतीयों को विधान परिषद में वार्षिक बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, लेकिन उनके प्रश्न को स्वीकृत या अस्वीकृत करना परिषद के अध्यक्ष के हाथों में था। मद्रास और बॉम्बे में 8 से 20 सदस्य तथा बंगाल में अधिकतम 20 और पश्चिम प्रांतों में 15 सदस्य होते थे। एडिशनल मेंबर्स का इलेक्शन स्थानीय संख्याओं जैसे कि यूनिवर्सिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और नगर पालिका आदि द्वारा होता था। इसमें क्या कमियां थी? ड्रॉबैक्स। इसमें नंबर 1 था, नॉमिनेशन का प्रोसेस अन्यायपूर्ण था। नंबर 2, सदस्यों को सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का अधिकार नहीं प्राप्त था। द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, द इंडियन काउंसिल एक्ट। मॉर्ले मिंटो सुधार भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नवंबर 1906 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया और जॉन मॉर्ले को भारत का राज्य सचिव। मॉर्ले उदारवादी विचार के व्यक्ति थे और भारतीय प्रशासन में सुधार के समर्थक थे। जॉन मॉर्ले एंड लॉर्ड मिंटो ने कुछ सुधार किए जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। जैसे भारतीयों को एडमिनिस्ट्रेशन तथा लॉ मेकिंग दोनों कार्यों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। केंद्रीय विधानसभा में एडिशनल मेंबर्स की संख्या 16 से बढ़ा के 60 कर दी गई। इनमें आधे गैर कानूनी सदस्य थे, जिनमें से 27 इलेक्ट किए जाते थे तथा 5 नॉमिनेटेड होते थे। इसके लिए निर्वाचक मंडल 3 श्रेणियों में बांटा गया था। नंबर 1, सामान्य निर्वाचक वर्ग। नंबर 2, वर्गीय निर्वाचक वर्ग और नंबर 3, विशिष्ट निर्वाचक वर्ग। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या बढ़ा दी गई।
और विधान परिषद के सदस्यों को बजट की विवेचना करने और उस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। स्त्रियों को वोटिंग राइट नहीं दिया गया। इस तरह यह अधिनियम भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रहा। ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन और सख्त होता गया। 1914 के प्रथम विश्व युद्ध ने भारतवासियों की महत्वाकांक्षा को प्रगति प्रदान की। सन 1917 में भारत के नए राज्य सचिव मिस्टर मॉन्टेग्यू ने भारत में और भी अधिक सुधार का समर्थन किया और 1918 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसे मॉन्टेग्यू योजना कहते हैं। इसी के आधार पर ब्रिटिश संसद में एक विधेयक लाया गया जो 1919 में पारित होकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहलाया। करेंगे नंबर 4 की 1919 टू 1947 इंट्रोडक्शन टू सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन का आरंभ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919। इसमें क्या नंबर 1 इस अधिनियम ने प्रांत में एक उत्तरदायी केंद्रीय सरकार की स्थापना की। नंबर 2 इन्होंने क्या किया था इसके द्वारा, केंद्रीय विधानमंडल, विधानमंडल में कौन कौन सा विधानसभा और राज्य परिषद। विधानसभा में 134 मेंबर थे जिसमें 104 निर्वाचन और शेष नॉमिनेटेड होते थे। राज्य परिषद में 60 मेंबर थे, 34 निर्वाचित थे और 26 नॉमिनेटेड थे। नंबर 3 क्या हुआ था, प्रांतीय सरकार मतलब द्वैध शासन, डायआर्ची। इस अधिनियम ने प्रांत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की। फिर उसके बाद आता है साइमन कमीशन 1927। इसमें कोई मेंबर भारतीय नहीं था, सो भारत के सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस कमीशन का बहिष्कार किया। फिर आता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यह एक लंबा और जटिल अधिनियम एक्ट था। इसमें 321 आर्टिकल तथा 10 अनुसूचियां थी। भारत का प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर बहुत कुछ 1935 एक्ट पर आधारित है। इस एक्ट द्वारा भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। 1935 एक्ट द्वारा प्रांतों के डायआर्ची को समाप्त करके उसे केंद्र में लागू किया गया। 1935 एक्ट द्वारा प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई। प्रशासन की सुविधा के लिए 1935 एक्ट के सब्जेक्ट्स को 3 श्रेणियों में विभाजित करता था। संघ सूची जिसमें 59 सब्जेक्ट्स थे, प्रांतीय सूची इसमें 54 सब्जेक्ट्स थे, समवर्ती सूची 36 सब्जेक्ट्स थे। 1935 एक्ट ने भारत में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की। यह दिल्ली में स्थित थी। सभी राजनीतिक दलों ने एक मत से भारत सरकार अधिनियम 1935 की आलोचना की, सो अधिनियम द्वारा परिकल्पित अखिल भारतीय संघ की स्थापना ना हो सकी। इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन केम इन 1942। इट वाज हेडेड बाय सर स्टैफर्ड क्रिप्स। इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा था क्रिप्स मिशन। इट्स रिकॉग्नाइज द डिमांड दैट ए कॉन्स्टिट्यूशन टू बी फॉर्म्ड बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इंडिया टू बी गिवन ए डोमिनेशन स्टेटस। क्रिप्स प्रपोजल वे रिजेक्टेड बाय एवरी इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज। इसके बाद तब क्या होता है, तब फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत के लिए संविधान बनाने से रिलेटेड भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए दूसरा दूतमंडल भेजा जो कैबिनेट मिशन नाम से फेमस हुआ। अब बात आती है कैबिनेट मिशन 1946। द कैबिनेट मिशन केम इनटू इंडिया 4 मार्च 1946। इसमें 3 ब्रिटिश मेंबर थे। नंबर 1 लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, नंबर 2 सर स्टैफर्ड क्रिप्स और नंबर 3 मिस्टर एबी अलेक्जेंडर। द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया एम टू डिस्कस द ट्रांसफर ऑफ पावर्स फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडियन लीडरशिप विद द एम ऑफ प्रिजर्विंग इंडियाज यूनिटी एंड ग्रांटिंग इट्स इंडिपेंडेंस। सो कैबिनेट मिशन के प्रपोजल को भारतीयों ने स्वीकार कर लिया। मिशन के सुझाव के परिणाम स्वरूप जुलाई 1946 में संविधान सभा के मेंबर्स का निर्वाचन हुआ। बात लास्ट पार्ट की, पार्ट नंबर 5 1947 टू 1950 द फॉर्मिंग ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की रचना। इसके पहले जो होता है अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कंसिस्टेड और इलेक्टेड। तो कैबिनेट मिशन ने तय कर दिया था कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होगी वो इलेक्ट की जाएगी। द टोटल मेंबरशिप्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली 389, 292 प्रोविंस से थे, 93 प्रिंसली स्टेट्स थे एंड 4 फ्रॉम द चीफ कमीशन प्रोविंस से थे। The election for the 29-6 organized, Congress was won 208 seats, Muslim League 73 seats. After the election, Muslim League refused to cooperate with Congress and political situation deteriorated. और फिर क्या होता है, on June 3, 1947, Lord Mountbatten, the last British Governor General of India, announced his intention to scrap the cabinet mission plan. This culminated in the Indian Independence Act 1947. एंड द सेपरेट नेशंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान अलग हो गया।
द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम 6 दिसंबर 1947 और इसके बाद 11 दिसंबर को। द मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 299 आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब पाकिस्तान के अलग हो जाने के बाद ये 299 सदस्य बचे। एंड इट मेट ऑन 31 दिसंबर 1947। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय 299 डेलीगेट्स। These delegates sat over 114 days separate over 3 years, मतलब 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन ये लोग काम किए। एंड डिस्कस्ड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन शुड कंटेन एंड व्हाट लॉज शुड बी इंक्लूडेड। द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज चेयर्ड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हें ही संविधान का पिता भी कहा जाता है। आफ्टर ऑल, सबके परिश्रम से 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया। संविधान के कुछ उपबंध उसी दिन अर्थात 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। शेष 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। ये रहा कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।